Salam, namaskar, adab, sat shri akal. Hi, hello everyone. So first of all, really sorry that the previous video got interrupted suddenly. There was a glitch in the software जिसकी वजह से जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी मुझे लगा था कि मैं रिकॉर्डिंग किए जा रहा हूँ बट वो हाफ द वे ही रुक गई थी एंड ये इशू भी आ गया था कि जो मैंने पावर पॉइंट जो पीपीटी बनाई थी इसके लिए वो समहाउ उसमें ट्रांजिशन वगैरह नहीं आ रहा था. So but you don't worry, I'll finish this half of the video and that will complete our Old English chapter, the lecture on Old English, right? And don't worry, I'll post another video in which I'll just upload the PowerPoint presentation with all the slides, and I'll keep enough gap between the slides so that you can easily pause the video and jot down the points and then watch the videos and understand what I just said in those lectures and what I am going to tell in this lecture. Okay, so let's start with the part second. So पिछले वाले पार्ट में हम जो है उन दो पोइम्स की बात कर रहे थे, द वॉन्डर एंड द सी फेयर, जो 10th सेंचुरी ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम पहले लिटरेचर्स की बात करते हैं तब रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस राइटिंग्स का बहुत एक सिग्निफिकेंस था, राइट? तो इसी तरीके से ये जो दोनों पोइम्स हैं, द वॉन्डर एंड द सी फेयर, इन दोनों में भी हमको दिखता है कि जो इनमें जो थीम्स हैं वो ज़्यादातर जो है रिलीजियस थीम्स हैं. ये रिलीजियस पर्पसेस के लिए लिखी गई हैं, द वॉन्डर एंड द सी फेयर. अब एक पॉइंट में ज़रूरी कहना चाहता हूँ, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी लिटरेचर से हों, इंग्लिश, उर्दू, जितने भी ऐसे लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं, वो एक गलती हमेशा करते हैं कि वो रिटन डेट एंड पब्लिशिंग डेट में फ़र्क नहीं देख पाते हैं. अक्सर क्या होता है, हमारी जो बुक्स जब आती हैं, जब वो मार्केट में आती हैं, तो उनमें जो डेट पब्लिशर रखता है वो पब्लिशिंग डेट होता है. अब फ़र्क ये है कि जो रिटन डेट होता है, वो रिटन डेट मीन्स जब उस राइटर ने वो वर्क जब लिखा होगा ना, तो उसने कंप्लीट किया होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने राइटर ने लिखा है 1920 में, तो वो उस टेक्स्ट का रिटन वर्क है, ठीक है. अब अगर वो टेक्स्ट ऑफिशियली फॉर्मली लोगों के सामने, पब्लिक के सामने 1950 में आया, तो उस टेक्स्ट का जो पब्लिशिंग डेट है वो 1950 होगा, ठीक है. बट अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि व्हेन वाज दिस वर्क रिटन, तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रैकेट में जो वो डेट दिया होता है बुक के साइड से, जो अक्सर पब्लिशिंग डेट होता है, उसी को ऑप्शन चूज कर लेते हैं और एग्जामिनेशन में गलती कर लेते हैं. तो हमेशा ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिएगा कि पब्लिशिंग डेट एंड रिटन डेट डिफरेंट होता है. रिटन डेट 30 साल पहले भी हो सकता है पब्लिशिंग डेट से. तो फ़र्क करना थोड़ा समझ जाइए. वो ये सारा इन डेप्थ स्टडी से समझ में आता है इंसान को. जब आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस राइटर ने 1920 में वर्क लिखा होगा, 1950 में पब्लिश हो गया, दैट मीन्स 30 ईयर्स बाद वो पब्लिश हुआ है. तो पब्लिशिंग एंड रिटन डेट डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें प्लीज़ ध्यान रखा करिए. तो द थिंग इज़ कि आज भी जैसे अडेप्टशन जो है ना, अडेप्टशन आज भी हम अक्सर देखते हैं, बहुत से वर्क्स जो हैं वो मूवीज़ में अडेप्ट हो जाते हैं, सीरीज़ में अडेप्ट हो जाते हैं. बहुत सी नॉवेल्स जो हैं उन पे मूवी सीरीज़ बनती हैं, राइट? एंड बहुत से ऐसे वर्क्स जो होते हैं जो एक लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखे हुए होते हैं, एंड देन दूसरे लैंग्वेज के जो राइटर्स होते हैं वो या तो उनको ट्रांसलेट करते हैं या उनको अडेप्ट करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है. तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश में भी ना हमें बहुत सी अडेप्टशंस मिलती है, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत सी ट्रांसलेशन अडेप्टशंस हैं. इनकी पोइम्स वगैरह जो आप देखेंगे ओल्ड इंग्लिश में, बहुत सी पोइम्स जो है ना उनमें अडेप्टशंस ली गई हैं. क्लासिकल फिलोसफिकल जो टेक्स्ट है, क्लासिकल जो ग्रीक रोमन लैटिन टेक्स्ट थे उधर से ली गई हैं, जो वहाँ के फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उनकी अडेप्टशंस दी गई हैं. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलती है अडेप्टेशन, वो किंग एल्फ्रेड जो है, जिनके डेट्स 849 टू 899 एडी, यानी 849 बॉर्न एंड 899 में उनकी डेथ हुई है. तो किंग एल्फ्रेड जो है, उनको किंग एल्फ्रेड द ग्रेट भी कहा जाता है. उन्होंने 9th सेंचुरी में ट्रांसलेशन किया बोथियस कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी का, जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बनता है ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से. क्यों? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांसलेशंस एंड और लॉन्गेस्ट अडेप्टेशंस इन ओल्ड इंग्लिश वी कैन से. अभी तक का ओल्ड इंग्लिश में जितने भी आप वर्क्स देखोगे अडेप्टेशंस के, ट्रांसलेशन के, किंग एल्फ्रेड का बोथियस का कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी अभी तक का सबसे बड़ा टेक्स्ट है. और इसकी डेट क्या है? ये 9th सेंचुरी में किंग एल्फ्रेड के थ्रू ट्रांसलेट किया गया है. किंग एल्फ्रेड जो थे बहुत बड़े बादशाह रह चुके हैं, राजा रह चुके हैं.
जिन्हें किंग एल्फ्रेड द ग्रेट भी कहा जाता है। इवन इनका कंट्रीब्यूशन इधर तक भी जाता है कि जो ये माना जाता है जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था ना एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, जिसके बारे में मैंने कहा था, जिसमें एंग्लो सैक्सन्स के सारे रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में लिखा गया था, ये भी माना जाता है कि ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो था इसका एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल का, वो किंग एल्फ्रेड के ही टाइम से लिखा गया है, राइट। लेट 9th सेंचुरी में वो स्टार्ट हुआ है, एंड प्रोबेबली वेसेक्स में, जो इनकी टेरिटरी थी वेसेक्स की, किंग एल्फ्रेड की, वहीं से इसका जो लिखना जो रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ है। एंड किंग एल्फ्रेड की रेन में, और उनकी रेन जो स्टार्ट होती है किंग एल्फ्रेड में, यानी जब से किंग एल्फ्रेड जो है वो राज करना स्टार्ट करते हैं 871 एडी से अप टू हिज डेथ 899 एडी तक, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस हिसाब से जो याद रखिएगा कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है वो किंग एल्फ्रेड के टाइम से ही लिखा गया है, लेट 9th सेंचुरी में। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था, जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें मेनली आप जो अडेप्टेशन, जो इन्फ्लुएंसेस पाएंगे अडेप्टेशंस में, वो ग्रीक, रोमन और लैटिन ट्रेडिशंस के पाएंगे, और उनके जो फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, जैसे कि जो प्लेटो वगैरह, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स थे, तो उससे इन्फ्लुएंस हो के, या जिस तरीके से जो पोइट्स थे, क्लासिकल पोइट्स, वर्जिल, होमर, तो इस सब का जो आप एक वो इन्फ्लुएंस पाएंगे, स्पेशली एपिक पोएट्री वगैरह में, तो वो आप पाएंगे ओल्ड इंग्लिश के लिटरेचर में, ठीक है ना। तो ये था मेरा वीडियो, जो एक्चुअली एक ही वीडियो होना चाहिए था, बट 2 पार्ट्स में हो गया ड्यू टू सम एरर। एंड आगे वाली वीडियोस भी जो हैं आज से वो पार्ट वाइज आएंगी, तो इट विल बी टू पार्ट वीडियो, एक चैप्टर का मैं 2 पार्ट वीडियो किया करूँगा अपलोड आपकी, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, हेक्टिक ना हो, और मेरे लिए भी आसान रहे, बिकॉज दिस इज़ माई गोल कि दिस इज़ माई गोल थ्रू दिस चैनल के हर एक के लिए, जो हर वो बच्चा भी है जिसको समझ में नहीं आता है इजीली चीज़ें, वो आसानी से समझ पाए इसको। इसीलिए मैंने मीडियम भी जो है वो हिंदी इंग्लिश कंबाइंड रखा, ताकि बिकॉज ऐसा नहीं, मतलब जो जिसको बेचारे को इंग्लिश नहीं आती होगी, उतना ग्रिप नहीं होगा, तो वो समझ नहीं पाएगा। अक्सर यही होता है कि हम इंग्लिश बोलते चले जाते हैं, बट हम ख्याल नहीं रखते हैं कि सामने कुछ और स्टूडेंट्स भी है। तो इसीलिए मेरा यही गोल है कि हर एक को समझ में आ जाए, जिस बेचारे को कम से कम भी ग्रिप होगी इंग्लिश में, उससे भी। सो अगले वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, अगली 2 वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, एंड रिमेंबर, लेट्स प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर रोड मेमोराइजेशन। थैंक यू।